गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कमलेश बिसिंदी आज फिर आपके सामने हमारी पाठ्यपुस्तक सामाजिक विज्ञान का लेसन 9 आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके पहले हमने हमारी राजनीति शास्त्र के भाग में लेसन 8 कंप्लीट किया था, जो कि भारतीय संविधान की रचना और लक्षण था। इसमें हमने संविधान का अर्थ एवं उसके निर्माण की प्रक्रिया, प्रस्तावना का अर्थ एवं महत्व, प्रस्तावना के मुख्य आधार स्तंभ और हमारे संविधान के मूलभूत लक्षणों के बारे में जाना था। आज हम हमारे इस लेसन में हमारे अगले लेसन मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य तथा राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। इनमें सर्वप्रथम हम पाठ परिचय कि ये मूलभूत अधिकार होते क्या हैं, फिर मानव अधिकार, मूलभूत अधिकार, इनमें मूलभूत अधिकारों के अंदर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इन सारे अधिकारों के बारे में हम जानेंगे। इनमें से कुछ अधिकार हम इस भाग में पढ़ेंगे, कुछ अधिकार एवं जो हमारे कर्तव्य हैं वो हम अगले भाग में जानेंगे। तो चलिए हम लेसन शुरू करते हैं। उसके पहले हर बार की तरह आपको इस बार भी इंगित करना चाहूँगा कि अपनी बुक के साथ में नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठें, ताकि जो आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाए उसे आप अपनी नोट में लिख सकें। थैंक यू सो मच। अब हम स्टार्ट करते हैं। लेसन 9 मूलभूत अधिकार। पिछले अध्यायों में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके मुख्य आधार स्तंभों तथा विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन किया था। इस अध्याय में संविधान के विशिष्ट महत्वपूर्ण लक्षणों जैसे मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्यों तथा राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मानव अधिकार क्या होते हैं। मानव के अस्तित्व तथा उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में, सर्वांगीण यानी चहुमुखी विकास, उसका हर तरह से विकास करने में सहायक ऐसी सामाजिक परिस्थिति का निर्माण करना तथा यह सतत चलता रहे, यह अत्यंत आवश्यक है। इसे सामान्य रूप से व्यक्ति का अधिकार कहा जाता है, यानी एक व्यक्ति का चहुमुखी विकास करना, मल्टीफैसेटेड उसका जो डेवलपमेंट करना, उसमें एजुकेशन दी जाए, उसको हेल्थ की फैसिलिटी मिले, उसको चिकित्सा सुविधाएं बेहतर मिले, उसको समाज में अच्छा व सम्मानजनक जीवन जी सके, ये सारी उसे जो सुविधाएं प्रदान की जाती है, यही मनुष्य के मूलभूत ये अधिकार कहलाते हैं। प्रत्येक लोकतंत्रात्मक देशों में उनके अधिकारों को अनेक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। हमारे देश में ही नहीं, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, जितने भी विश्व में लोकतांत्रिक देश हैं उन सभी देशों के अंदर उनके नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन सभी अधिकारों का उपभोग नागरिक बिना किसी भेदभाव के कर सकें। इसके लिए अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया गया है तथा समाज और राष्ट्र द्वारा उसे स्वीकार किया गया है। व्यक्ति को मनुष्य के रूप में जन्म के साथ अनेक मूलभूत अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। हमारा समाज या हमारे संविधान के अंतर्गत जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है, उसी के साथ ही उसके कुछ जो अधिकार उससे प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे अधिकारों को ही मानव अधिकार कहा जाता है। ये मानव अधिकार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा की थी एवं उन्हें प्रकाशित किया था। तभी से हम हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। कृपया इसे अंडरलाइन कर लें कि मानव अधिकार दिवस कब घोषित हुए थे, तो 10 दिसंबर 1948 को, और मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। मानव अधिकारों के वैश्विक घोषणा पत्र को स्वीकार किए जाने के बाद अनेक महत्वपूर्ण अधिकारों को अपने देश में स्वीकार किया गया। ऐसे अधिकारों को संविधान सभा ने संविधान में गौरवपूर्ण स्थान देकर इन अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तब उसके बाद में हमारे देश को लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए इसके संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया चली थी, वह प्रक्रिया
26 नवंबर 1949 तक पूरी हुई थी और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे ऊपर लागू हुआ। इसके निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ही 1948 में 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इन मानव अधिकारों की घोषणा कर दी थी। इसी कारण हमारे संविधान के निर्माताओं ने इन सारे अधिकारों को हमारे संविधान के अंतर्गत स्थान दिया है, ताकि एक संवैधानिक रूप से हमें ये अधिकार मिल सके। इस प्रकार जिन मानव अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान कर उनका संविधान में समावेश किया गया और इन्हें ही हम अब मूलभूत अधिकारों के नाम से भी जानते हैं, यानी मानव अधिकार और मूलभूत अधिकार दोनों ही एक हैं। इन मानव अधिकारों की घोषणा का उद्देश्य मनुष्य के रूप में मानवीय गौरव को बनाए रखना है। हम मनुष्य हैं, अच्छा आपके पेरेंट्स हैं, आप उनको रेस्पेक्ट करते हैं, इसी तरह से हम मनुष्य हैं। तो जो इस पृथ्वी पर अनेक योनियों में जो जीव पाए जाते हैं उनमें से मनुष्य को सर्वोत्तम क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम सर्वोत्तम हैं, भगवान ने हमारे को बुद्धि दी है। इसी तरह से हमारे अगर हमें मनुष्य के रूप में जन्म मिला है तो एक गौरवपूर्ण जीवन जी सकें इनकी, और इसी गौरव को बनाए रखना इसका लक्ष्य है, उद्देश्य है। मनुष्य के अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य उसे गौरवपूर्ण स्थिति में प्राप्त हो सकें। तो इसी कारण से वह सर्वांगीण विकास कर सकें। इस प्रकार राजनीति और सामाजिक वातावरण प्राप्त हो, ऐसा राजनीतिक और सामाजिक वातावरण प्राप्त हो कि इसे राज्यों द्वारा स्वीकार कर इसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। इस प्रकार के मूलभूत मानव अधिकार लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की आधारभूत पहचान होते हैं। जो लोकतंत्रात्मक देश होते हैं उन्हें अपने देश के नागरिकों को ये मूलभूत अधिकार देने ही होते हैं, एवं इन्हीं अधिकारों की वजह से वह देश एक लोकतांत्रिक देश बन पाता है। मूलभूत अधिकार: राष्ट्र की स्थिरता, व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा तथा तानाशाही शासन के समक्ष रक्षण के लिए मूलभूत अधिकार आवश्यक हैं। अच्छा, अगर हमारे देश के अंदर अभी लोकतंत्र हैं, अगर इसकी जगह पे राजतंत्र होता या जर्मनी की तरह हमारे यहाँ पे तानाशाही तंत्र होता तो क्या होता? हम हमारे एक स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकते थे? नहीं जी सकते थे, क्योंकि जैसे हिटलर ने वहाँ पे जैसा हिटलर कहता था वैसा होता था। अगर वह कहता था कि यहाँ से पहाड़ी से नीचे कूद जाओ तो उसे कूदना पड़ता था। राजा भी इसी तरह से होता है। राजा ने एक छोटी से अपराध की अगर एक बड़ी सज़ा दे दी कि इसे फांसी दे दी जाए, इसे शहर से बाहर निकाल दिया जाए, तो उन सारी बातों को हमें मानना पड़ता था। लेकिन अब हम हमारे एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो लोकतांत्रिक देश में राष्ट्र की स्थिरता, व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा तथा तानाशाही शासन के समक्ष रक्षण के लिए हमारे मूलभूत अधिकार जो हैं वो जो हमारे संविधान के अंदर भी अंगीकृत किए गए हैं वो हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला हम ले रहे हैं समानता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान रक्षण, ऐसे दो विचारों का समावेश किया गया है। इन दोनों का मतलब समझ लीजिए कि कानून के समक्ष समानता, एक छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर के बड़े से बड़े पूंजीपति तक, एक आम आदमी से लेकर के प्रधानमंत्री तक, सारे व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं एवं कानून का समान रक्षण, उनके लिए समान तरह के कानून लागू होंगे। कानून के समक्ष समानता अर्थात किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के समर्थन में विशेषाधिकारों का अभाव, यानी हम किसी स्पेशल व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सारे अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से हैं। एक समान परिस्थिति में आने वाले व्यक्तियों पर एक समान कानून लागू होगा। इस अधिकार के अंतर्गत व्यक्तियों के बीच जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आय, जन्मस्थान आदि किसी का भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून सबके लिए समान होता है। प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक किसी भी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया हो तो सामान्य नागरिक की तरह ही वह जिम्मेदार होगा तथा सामान्य न्यायालय के फैसले के अधीन होगा।
अभी लॉकडाउन चला कोरोना के कारण, सभी जगह पर लॉकडाउन कर दिया गया था, मुंह पे मास्क पहनना कंपलसरी था। इसमें यह जरूरी नहीं था कि देश का प्रधानमंत्री है तो वह मास्क नहीं पहनेगा, या वह यानी कि उसे कुछ विशेष छूट दी जाएगी। जो सामान्य कानून हैं वह सभी के लिए समान रूप से हैं, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, वो संवैधानिक रूप से हमारे संविधान के अंदर ही अंगीकृत किए गए हैं। कानून का समान रक्षण का अर्थ है कि समान परिस्थितियों में कानून का व्यवहार समान ही होना चाहिए। अगर दो व्यक्तियों ने एक जैसा जुर्म किया है, ऐसा नहीं कि सलमान खान ने आज भी वह, वैसे आपने अभी सलमान खान का नाम सुन रहे हैं कि उसके ऊपर जो राजस्थान में काले हिरण को मारने का जो केस लगा था, उसे भी कोर्ट में उसी तरह से आना पड़ता है या उसी तरह से आना पड़ता है जिस तरह से एक सामान्य नागरिक अगर कभी कोई यानी कि किसी जंगली जानवर की हत्या कर दे तो उस कानून के तहत एक सामान्य नागरिक को जिस तरह से कोर्ट में बार बार पेश होना पड़ता था एवं उसको सज़ा दी जाती थी, उसी तरह से उसे भी सज़ा दी जाती है। ऐसे दो विचारों का समावेश किया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति अथवा समूह को अलग रखकर उसके प्रति भेदभाव करने वाले कानूनों का निर्माण नहीं कर सकता है। प्रत्येक कानून सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। किसी भी नागरिक को दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश प्राप्त करना, सार्वजनिक स्थलों का उपयोग करना, रास्तों, तालाबों, कुओं का उपयोग आदि के संदर्भ में एक समान अवसर प्रदान किया गया है। यानी हमारे जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पे हर एक आम नागरिक भी जा सकता है। आपको किसी दुकान पे जाने से कोई मना करता है? आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, मैकडॉनल्ड में चले जाओ, वहाँ पे आपको कोई जाने से मना नहीं करता है। होटल में, सार्वजनिक मनोरंजन के, आज आपके यहाँ पे बिलाड़ी बाग है, यहाँ पे अगर आप, क्योंकि ये एक पब्लिक पार्क है, सार्वजनिक स्थल है, आपको कोई जाने से मना नहीं करता है। आप अगर सिनेमा में जा रहे हैं, वह भी एक सार्वजनिक स्थल है, हॉस्पिटल हैं, उसमें आप जा सकते हैं। तो ये जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं उसका एक हमारे देश का नागरिक समान स्तर पर उपयोग कर सकता है। रास्तों, तालाबों, कुओं का उपयोग आदि के संदर्भ में एक समान अवसर प्रदान किया गया है। किसी के लिए कोई स्पेशल कानून या कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं बनाया गया है। लिंग के आधार पर स्त्रियों तथा बालकों के लिए की गई विशेष कानून व्यवस्थाओं को भेदभाव नहीं माना जाएगा, यानी उसको लिंगात्मक रूप से भी उनको भेदभाव नहीं किया जाता है। पहले के समय में हमारे समाज के अंदर लड़कियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन आज कानून के समक्ष जब हर व्यक्ति समान है तो बालिकाओं को भी शिक्षा का अधिकार दिया गया है। उसी प्रकार समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए राज्य की को विशेष व्यवस्था करने से नहीं रोका जा सकता है। क्योंकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब हमारे देश की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हमारे देश में जो कई सारे पिछड़े वर्ग के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए थे। अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग जो कि जंगलों में निवास करते थे, उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया था, वो सबसे ज़्यादा पिछड़े थे। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश में कुछ विशेष व्यवस्थाएँ की जाती है, उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। सरकारी नौकरी तथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था को समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग हैं उनमें अगर उन पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में अगर आरक्षण दिया जाता है, आज भी हर एक स्कूल्स का नियम होता है कि उसमें ओबीसी स्टूडेंट्स की को इतनी सीट देनी होती है, जनरल स्टूडेंट्स की आधी सीट या जो भी प्रावधान में होता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमें कानून के अनुसार माननी होती हैं। राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो, ऐसा प्रावधान किया गया है। उसके लिए कुछ विशेष योग्यता हो सकती है, लेकिन राज्य सरकार जितनी भी नौकरियों के बारे में प्रस्ताव रखता है उनमें सभी नागरिकों को अपनी योग्यता के अनुसार समान अवसर प्रदान किया जाता है। जबकि नौकरियों के संबंध में योग्यता निश्चित करने की छूट राज्यों को प्रदान की गई है कि आप अगर टीचर की नौकरी देना चाहते हैं तो आपको पास में अगर बीएड की डिग्री, एमए की डिग्री, जो डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो होगी। एक डॉक्टर
अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं और अगर आपने बीएड करके अगर आप चले गए या आप ओनली नर्सिंग करके चले गए, आपके पास में एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, तो आप डॉक्टर की नौकरी नहीं पा सकते हैं। क्योंकि चाहे आपको अधिकार हैं आप, लेकिन आपके पास में वह क्वालिफ़िकेशन नहीं है। अगर आप वह क्वालिफ़िकेशन प्राप्त करते हैं, अगर आपने वह योग्यता हासिल करके रखी है, डिग्री हासिल करके रखी है जो कि राज्य सरकार के द्वारा निश्चित की गई है, तो आप उस अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया है कि जबकि नौकरियों के संबंध में योग्यताएं निश्चित करने की छूट राज्यों को प्रदान की गई है। सामाजिक न्याय तथा व्यक्ति के गौरव की विश्वसनीयता स्वरूप अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि पहले के समय में हमारे देश के अंदर जब वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, तब हमारे देश में छुआछूत की भावना का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। आज आज़ादी के बाद में छुआछूत की भावना को समाप्त कर दिया गया है, एवं अगर कोई भी इस तरह से किसी व्यक्ति के साथ में छुआछूत की भावना रखता है तो वह एक दंडनीय अपराध है, कानूनी अपराध है। समाज में मानवीय भेदभाव पैदा करने वाली उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है, जिससे कि पहले के समय में जब राजा महाराजाओं का राज था तब उसे दीवान जी, राय बहादुर आदि कुछ उपाधियां दे दी जाती थी। लेकिन अब स्वतंत्रता के बाद में सभी व्यक्तियों को सम्मान करने के लिए इन सारी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद विविध क्षेत्रों में विशेष योगदान करने वाले और सिद्धियां प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को ही सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे सम्मान सूचक अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। आप भी अगर किसी स्पेशल फील्ड के अंदर बड़े होकर के कोई स्पेशल वर्क करते हैं, आज गुजरात सरकार हर एक यानी कि साल बेस्ट टीचर्स के लिए भी अवार्ड करती है। अच्छा, दूसरी बात, अगर एक प्रिंसिपल का अवार्ड है, एक मिनट, कोई प्रिंसिपल की पोस्ट है और टीचर की पोस्ट है, दोनों में फ़र्क होता है क्योंकि उन्होंने डिग्री हासिल की है, उनमें योग्यता थी। आज हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उनके अंदर योग्यता है प्रिंसिपल बनने की, इसलिए और उन्होंने उस योग्यता को लोगों को बताया भी है, इसलिए आज वो हमारे तौर पे सम्मानजनक रूप से माने जाते हैं। इसी तरह से पद्म विभूषण, पद्म भूषण जो कि उनको सरकार के द्वारा उपाधियाँ दी जाती हैं, इन उपाधियों को क्योंकि उनका कार्य विशेष होता है। पिछले साल हमारे प्रिंसिपल सर जो कि बेस्ट टीचर्स के अवार्ड में बेस्ट प्रिंसिपल के अवार्ड्स को विन करके आए थे क्योंकि उनके अंदर योग्यता थी। इस साल हमारे जो कि खेल टीचर हैं जो कि रमेश सर, उन्होंने इस अवार्ड को जीता है क्योंकि उनके अंदर यह योग्यता थी। तो किसी बेस्ट करने के लिए अगर आपके अंदर कोई योग्यता है और आप बेस्ट से बेस्ट करते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, तो आपको सरकार के द्वारा पुरस्कृत भी किया जाता है एवं आप वही योग्यताएं ही रख सकते हैं। जैसे कि सेना के अंदर वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र प्रदान किए जाते हैं। सेना के नाम के आगे प्रयोग किए जाने वाले शब्द जैसे जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल जैसे विशेषणों से अधिकारों का उल्लंघन ही होता है। अगर हम कहें कि अगर कोई यानी कि किसी मार्शल को, अगर हम जो कि सेना के अंदर एक पद होता है, अगर हम उसे मार्शल या अगर चीफ मार्शल को अगर आप चीफ मार्शल कहते हैं, हमारे यहाँ पर भी पुलिस में कई तरह की पुलिस होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, सीआई होते हैं, एसपी होते हैं। अगर आप किसी नाम के आगे कि एसपी महेश कुमार अगर आपने लगा दिया, अगर वह अपने नाम के आगे लगाता है तो यह आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है क्योंकि आपने उसके लिए कुछ योग्यता हासिल की है। इस प्रकार इस अधिकार का उद्देश्य एक समान समाज की स्थापना तथा भारत में कानून का शासन स्थापित करना है। अलग समूहों या वर्गों के लिए उनकी अलग विशिष्ट सेवाओं के संदर्भ में अलग अलग कानूनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। उदाहरण स्वरूप वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों, बीमा कंपनियों, स्त्रियों के लिए अलग अलग कानून हैं। आज हमारे देश में जितने भी यानी कि सार्वजनिक फील्ड है, उनमें हर एक फील्ड के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है कि अगर डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए अलग अलग योग्यताएं बनाई गई हैं। उनकी जो रिटायरमेंट की एज, उनके पद विस्थापन की आयु भी अलग अलग यानी कि राज्यों में अलग अलग हैं। शिक्षक हैं, बीमा कंपनियां हैं, उनके लिए अलग अलग राज्य में जो अलग अलग नियम हैं, इन सारे नियमों के आधार पे उनके अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। समान कानून के लिए समान वेतन का सिद्धांत भी इस अनुच्छेद का ही एक भाग है। पिछले समय में एक महिला और पुरुष दोनों के बीच में
उनके कार्य के वेतन को लेकर के भी मतभेद पाया जाता था कि महिलाएं कम काम करती है, वह इतना कठोर परिश्रम नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे जैसे महिलाओं ने अपने कार्य की कुशलता को बताया है, उसी के साथ ही हमारे देश में यह कानून बनाया गया कि अगर एक स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वह एक समान पद पर एक जैसा कार्य करते हैं तो उन्हें समान वेतन दिया जाएगा। दूसरा अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, जो निम्न अनुसार हैं। पहला, वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्ण और अहिंसक रीति से एकत्रित होने तथा सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा, संस्था अथवा संघ के गठन की स्वतंत्रता। चौथा, भारत के किसी भी प्रदेश में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने की स्वतंत्रता। पांचवा है भारत के किसी भी प्रदेश के किसी भी भाग में रहने और स्थायी निवास की स्वतंत्रता। और अंतिम और लास्ट है कोई भी व्यवसाय, धंधा, रोजगार और व्यापार करने की स्वतंत्रता। हम इन सारी स्वतंत्रताओं को एक एक करके समझेंगे। भारतीय नागरिकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास यानी चहुमुखी विकास के तथा अभिव्यक्ति के लिए, लोकतंत्र के व्यवस्थित संचालन के लिए, व्यक्ति तंदुरुस्त और स्वस्थ जीवन जी सके, इसके लिए इन अधिकारों का विशेष महत्व है। कोई भी व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं का उपभोग निरंकुशतापूर्वक, यानी आपको ऐसा नहीं है कि आपने को अगर संविधान से ये स्वतंत्रता मिल चुकी है कि आपको वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल गई है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपको एक मर्यादित भाषा का उपयोग करना होगा। आप जैसे आप अगर अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं लेकिन सामने वाले की गरिमा भंग ना हो, इसलिए आपको मर्यादित व्यवहार करना पड़ेगा। लोकतंत्र के इसके लिए अधिकारों का ये एक मिनट व्यापक सामाजिक हित, सार्वजनिक शांति, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य इन स्वतंत्रताओं पर उचित नियंत्रण तथा उचित रोक लगा सकता है। देश में शांति व्यवस्था स्थापित रहे, इसके लिए आप अमर्यादित रूप से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी व्यक्ति की गरिमा को भंग करते हुए अगर आपने कुछ बोल दिया तो आपस में क्या होगा, तनाव की स्थिति होगी, लड़ाई झगड़े पैदा होंगे। इसलिए आपकी इन स्वतंत्रताओं को भी रोक के रखा गया है। कौन सी स्वतंत्रता किस मर्यादा में रहकर भोगना है, इसकी घोषणा संविधान में की गई है। हमें संविधान के द्वारा जितनी भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ये 6 तरह की स्वतंत्रताएं, इनके बारे में भी विस्तृत वर्णन है कि किस स्वतंत्रता को हम किस हद में रह करके उपभोग में ले सकते हैं। भारतीय नागरिकों को अपने वाणी और विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वह लिखित, मौखिक और अंग अभिनय द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अपने यानी कि लिख करके, मौखिक रूप से या फिर इशारों के द्वारा भी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत किसी को भी अमर्यादित या निरंकुश रीति से व्यवहार करने की छूट नहीं है। आप अपनी हद में रह करके, जिससे कि सामने वाले की गरिमा को चोट ना पहुँचे, इस तरह से इनका उपयोग कर सकते हैं। संविधान द्वारा इन स्वतंत्रताओं पर आवश्यक नियंत्रण या मर्यादा लगाई गई है, जैसे भारत की सार्वभौमिकता तथा अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक शांति और सुरक्षा, नीतिमत्ता, न्यायालय का तिरस्कार, बदनामी, हिंसा को उत्तेजित करने वाले मुद्दों को ध्यान में रखकर इन स्वतंत्रताओं पर कानून द्वारा राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। आप अगर भारत की सार्वभौमिकता के ऊपर अगर चोट पहुंचाते हैं, अगर विदेशी राज्यों के साथ में, जिनके साथ में हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, विचार व्यक्त कीजिए, लेकिन उसके द्वारा 2 राष्ट्रों के बीच में मतभेदपूर्ण की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आप न्यायालय, क्योंकि उसे न्यायालय को हमारे देश के अंदर एक सम्मानजनक स्थान प्रदान किया गया है, आप उसका तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। हिंसा को उत्तेजित करने वाले की कभी अफवाह फैला दें जिससे कि हिंसा उत्पन्न हो जाए और यानी कि सांप्रदायिक दंगे उत्पन्न हो जाएं, इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंध उचित हैं या नहीं, यह निश्चित करने की सत्ता न्यायालय को दी गई है। ऐसा नहीं है कि राज्य भी अपने, जो कि राज्य सरकार हैं या केंद्र सरकार हैं, वह स्वैच्छिक रूप से किसी पर भी कुछ भी अधिकार या प्रतिबंध लगा सकती है। वह भी न्यायालय के द्वारा उनके ऊपर जांच की जाती है। अगर वह न्याय जो कि प्रतिबंध अगर अनुचित है
तो न्यायालय उन्हें हटाने के लिए आदेश जारी कर सकता है। हाल ही में वर्ष 2009 में हुए संवैधानिक सुधारों के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बालकों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना उनका मूलभूत अधिकार है। अभी 2009 के अंदर ही कुछ समय पहले ही 2009 के अंदर एक कानून बनाया गया था जिसके के तहत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उनका अधिकार है एवं वह उन्हें मिलनी चाहिए। अगर अपराध के समय एक व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य अपराध नहीं माना जाता है तो उसके लिए उसे सज़ा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि अगर जब कभी कोई आपने अपराध किया ही नहीं है तो आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। चाहे आपको वैसे शंका के तौर पे ले जाया जा सकता है, संदेह के तौर पे आपको थाने में लेके जाया जा सकता है, लेकिन अगर आपने जुर्म नहीं किया है, इसलिए आपने अदालत सीरियल देखा होगा, उसमें जब तक आपकी पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक आपको सज़ा नहीं दी जाती है। उसी प्रकार किसी अपराध के लिए निर्धारित सज़ा से अधिक सज़ा या एक व्यक्ति को एक गुनाह के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। जो संविधान के अंदर जो कानून बने हुए हैं उसमें अगर किसी अपराध की जो सज़ा निश्चित की गई है वह ही सज़ा आपको दी जाएगी, उससे ज़्यादा सज़ा आपको नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने चोरी की और आपको फांसी की सज़ा दे दी, या अगर आपको निचली अदालत में अगर किसी ने अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जिला न्यायालय के अंदर अगर आपको किसी अपराध की 2 वर्ष की सज़ा दी गई है, किसी व्यक्ति को पर्सन ए को अगर 2 वर्ष की सज़ा दी गई है, लेकिन आपने उसको कम करने के लिए अर्जी डाली, जो कि रिट डाली हाई कोर्ट के अंदर, वहाँ से उस सज़ा को कम नहीं किया गया, लेकिन आप तब तक जिला न्यायालय के अंदर 6 महीने की सज़ा या जो वह व्यक्ति 6 महीने की सज़ा काट चुका है। अब आगे जो उसकी सज़ा जो हाई कोर्ट्स के द्वारा जब दी गई तब उसकी सज़ा सिर्फ 1.5 साल की ही रहेगी उस व्यक्ति की, क्योंकि वह 6 महीने की सज़ा पहले ही काट चुका है। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, लंबे समय से बीमार रह रहा है, तो आप उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दो। उससे जब तक वह क्योंकि प्राकृतिक रूप से जीवित हैं तब तक आपको उसकी जीवन को या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आप उसे वंचित नहीं कर सकते हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताए बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो पहले उसे कारण बताना होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। ऐसे व्यक्ति को अपने बचाव के लिए वकील की सलाह लेना, बचाव के लिए अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है कि जिसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसे अपने बचाव के लिए वह चाहे अपने मन से जिस भी वकील को रखना चाहे वह रख सकता है। गिरफ्तार किए गए तथा हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर सबसे नज़दीक के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे विदिन 24 आवर्स में नियरेस्ट कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना होता है। अगर नहीं कर पाती है तो ये जवाबदारी पुलिस की बनती है। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। अगर 24 घंटे के बाद में भी अगर उसे शंका के तौर पर रखा जा रहा है तो उसे मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही रखा जाता है, जो जज होता है उसकी अनुमति से ही रखा जाता है, बाकी उसे पुलिस हिरासत में नहीं रख सकती है। प्रतिबंधित गिरफ्तारी कानून के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई हो तो उस व्यक्ति पर उपयुक्त व्यवस्थाएं लागू नहीं पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति को प्रतिबंधित या नज़रबंदी के तौर पर रखा गया है, अच्छा अब ये प्रतिबंधित क्या होता है हम उसे देख लेते हैं कि राज्य का अगर ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध या प्रवृत्ति किए जाने की संभावना है तो प्रतिबंधित गिरफ्तारी या नज़रबंदी कानून के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। आज के 2 साल पहले किसी जगह पे किसी गांव के अंदर दंगे हुए, उसमें से पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी को गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने वहां पे दंगे भड़काए यानी कि दंगों को उकसाया था या हिंसा की घटनाएं की थी। आज फिर से वहां पे कोई जुलूस निकल रहा है और अगर पुलिस को लगता है या प्रशासन को लगता है कि फिर से इस तरह की कंडीशन बन सकती है कि वहाँ पे इन व्यक्तियों के द्वारा सांप्रदायिक दंगे करवाए जा सकते हैं तो पहले ही पुलिस उन जो कि पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी को पुलिस की हिरासत में ले लेगी या नज़रबंदी में रख लेगी।
इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस उन्हें सज़ा दे रही है। इस कानून का उद्देश्य नज़रबंद किए गए व्यक्ति को उसके कार्य के बदले में सज़ा देना नहीं, बल्कि राज्य या समाज या किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कृत्य करने से रोकना है कि फिर से इस तरह का आपराधिक कृत्य, कि फिर से इस तरह की आपराधिक घटनाएं ना हो, कि हिंसा भड़काई जाए, लोगों के साथ में मारपीट की जाए। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ही नज़र कैद किया जाता है उन्हें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सलाहकार बोर्ड के अभिप्राय के आधार पर ही गिरफ्तारी के आदेश है संबंधी आदेश को रद्द किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को नज़रबंद किया गया है तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेशों के आधार पर ही उसकी नज़रबंद को हटाया जा सकता है। किसी संदेहास्पद व्यक्ति को कितने समय तक नज़रकैद रखा जाएगा, इसका निर्णय राज्य सरकारें कर सकती है कि 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने या जब तक वह महोत्सव चले, जुलूस चले, तब तक उसको नज़रबंद रखा जाएगा। यह निर्णय सिर्फ राज्य सरकार करेगी, बाकी और कोई नहीं कर सकता है। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो लेसन के अंदर जो हमारे शेष अधिकार हैं उनके बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।